हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंचल नगाइच, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 to 12 एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम हिंदी एजुकेशन सेंटर में। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर। कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वर वे हैं जिन्हें हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोल सकते हैं और जिनको बोलते समय प्राणवायु हमारे मुख से बिना किसी अवयव के टकराए सीधी बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजनों को हम बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते और इनको बोलने में, उच्चारित करने में हमारी प्राणवायु मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए निकलती है। अब सेकंड है हिंदी के संयुक्ताक्षर। तो हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? 4 हैं जो मैंने बताए थे आपको। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 हिंदी के प्रमुख संयुक्ताक्षर हैं। तीसरा है वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान बताने हैं। च, पहला है च, छ, ज, झ, इनके उच्चारण स्थान च वर्ग यानी कि, और य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। दूसरा है ट, ठ, ड़, ढ, र, श, ऋ, इनके उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा। प, फ, ब, भ, म, इनका तो आपको स्वतः ही पता चल रहा है। प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान है क्या? इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसी प्रकार चौथा है ओ औ। ओ औ का उच्चारण स्थान, तो ओ और औ किससे मिलके बने हैं? अ और उ या ऊ से। तो इनके उच्चारण स्थान भी इन्हीं के अनुसार होंगे। आ का क्या होता है? कंठ। और ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। अतः इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठोष्ठ। अगला, अक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद से बनने वाले शब्दों क्या है? ल प्लस ई प्लस ख प्लस अ, लिखा, सेकंड राइट है। दूसरा है म प्लस री प्लस द प्लस आ, मृदा। तीसरा है र प्लस उ प्लस प प्लस आ, रूप। चौथा है ब प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ। इसमें ब और र दोनों आधे हैं, लेकिन रा में आ मिल गया तो र पूरा हो गया, अतः ये ब्रिज होगा, ब्रज न कि ब्रिज। नेक्स्ट है
शब्दों के आक्षरिक खंड या वर्ण विच्छेद कीजिए। पहले तो टूटे हुए शब्द हमने जोड़े थे, अब जोड़े हुए शब्द तोड़ने हैं। तो वाक्य, वाक्य कैसे लिखेंगे? व प्लस अ प्लस का प्लस य व प्लस अ प्लस का प्लस य प्लस अ, ये हो गया वाक्य। इसी प्रकार ग्राम का क्या होगा? ग प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, ये हो गया ग्राम। ऐसे ही हिंदी का ह प्लस न प्लस ई, सॉरी हिंदी का होगा ह प्लस ई प्लस न प्लस द प्लस ई, हिंदी। इसी प्रकार दीर्घ का दीर्घ का क्या होगा? दीर्घ। इसी प्रकार दीर्घ का होगा द प्लस ई प्लस घ सॉरी दीर्घ, दीर्घ का होगा द प्लस ई प्लस र प्लस ग प्लस अ, ये होगा दीर्घ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार, इससे हम जानेंगे शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हमने वर्ण बताया था, लेकिन भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए वह सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। हम अगर शब्द की परिभाषा दें तो क्या देंगे कि वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या बताएंगे? वर्णों के एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जो कि क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं कि वर्णों का समूह हम कुछ भी लिख दें, जैसे हमने लिख दिया क च ट प, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये
क्रमबद्ध नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, इसलिए वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को क्रमबद्ध हो जो उसको शब्द कहेंगे। शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की। हिंदी के पास अपना शब्द भंडार थोड़ा सा ही है, लेकिन जो संस्कृत से कुछ शब्द मिले हिंदी को विरासत में वो हैं, और विदेशी भाषाओं से भी काफ़ी शब्द हमने ग्रहण कर लिए। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्द की रचना भी पूरी उदारता और तत्परता से की गई। नई शब्द रचना भी हो गई भावों, विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा ने न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी है। अब शब्दों के भेद पढ़ेंगे। उत्पत्ति, रचना और प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। इसको अगर आप वो कर लें, चार्ट के रूप में बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ लिखें शब्द, यहाँ से फिर यहाँ लिखें प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, फिर यहाँ लिखें अर्थ के आधार पर, फिर यहाँ लिखें, अच्छा सा फेयर चार्ट बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद लिखें व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर जो लिखा है उसमें लिखें विकारी और दूसरा नंबर अविकारी। फिर आपने अर्थ के आधार पर लिखा है, उसमें लिखें अर्थ के आधार पर, उसमें लिखना है पर्यायवाची, पर्यायवाची, फिर विलोम, फिर एकार्थी, फिर अनेकार्थी, समोच्चरित, जो समान रूप से उच्चारित होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उच्चारण करने में समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक शब्द, और फिर लिखें श्रुति समानार्थक। श्रुति समानार्थक जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनका भाव अलग अलग होता है। और समूहवाची, अभी सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तत्पश्चात ये सारे नोट कर लिए। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के। तत्सम,
तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये है आपका शब्दों का विभाजन विभिन्न प्रकार से, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सारा मैंने बता दिया। अगर आप नहीं लिख पाए पूरा तो एक बार दोबारा रिवाइज करके लिख लें। पहला पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों और स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्न 4 उपभेदों, 4-5 जो भी है उनमें बांटते हैं। पहले हम 2 पढ़ेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम क्या है? तत्सम मतलब उस तत् माने उसके और सम माने समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। अब हमारी हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत में जैसे ज्यों की त्यों संस्कृत में जैसे प्रयुक्त होते हैं, ज्यों की त्यों हम हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गंधर्व, क्षेत्र। अब तत्सम सीख लिए। तद्भव क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा। मतलब वो थोड़ा बोलने में क्लिष्ट होते थे, तो मुख सुख के कारण हमने अपने मुख को सुख देने के लिए उन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर लिया, तत्सम को तद्भव बना दिया, तो वे तद्भव कहला। वे हिंदी में हमने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपनी हिंदी में इस्तेमाल किए, वे तद्भव कहलाए। जैसे अट्टालिका का अटारी बन गया, उष्ट्र का ऊंट बन गया, कर्ण का कान बन गया, चंद्र का चांद बन गया, अग्नि का आग बन गया, आम्र आम, गंधर्व गदा, क्षेत्र खेत। इन्हीं तत्सम शब्दों का रूप परिवर्तन होकर तद्भव बन जाता है। कुछ की सूची यहाँ दे भी रखी है। ऐसे ये अकार्य अकाज, अज्ञानी अनजाना, अगम्य अगम, अंधकार अंधेरा, आश्चर्य अचरज, अमावस्या अमावस, अक्षत का अक्षत, अक्षर का आखर, अट्टालिका अटारी, अमूल्य का अमूल। इनके स्क्रीनशॉट ले लें। आप 2-4 बार पढ़ेंगे, उसी से आपको ये लर्न हो जाएंगे, याद रहेंगे हमेशा। 2-4 बार आप इनको बस पढ़ लेंगे, लिख भी नहीं पाएंगे और पढ़ लेंगे, उसी से आपको ये याद रहेंगे। आम्रचूर्ण अमचूर, अंगुष्ठ अंगूठा, अष्टादश 18, अर्ध आधा, अश्रु आंसू, अग्नि आग, अन्न अनाज, अमृत अमीय, आम्र आम, अर्पण अर्पण, आखेट अहर अहेर, अगणित अगणित, आश्विन आशोज, आलस आलस, आशीष आशीष। इसी प्रकार गंधर्व का गदा, कर्म काम, कदली केला, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक कार्तिक, काश खांसी। ये आपको नया मिला होगा ना,
कभी नहीं सुना होगा। खांसी को क्या कहते हैं? काश। कुंभकार, कुम्हार, कुष्ठ, कोढ़, कोकिल, कोयल, कृष्ण, किशन, कंकण, कंगन, कच्छप, कछुआ, क्लेश, क्लेश, कज्जल, काजल। इसी प्रकार आप इनका सबका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आप बाद में इनको रिवाइज कर सकें। काफ़ी सारे हैं, इनसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने आप 2 या 3 बार पढ़ें या फिर लिख कर देखें, जिससे आपको ये सभी पता चल जाएंगे और आपकी स्मृति में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे बड़िक, बनिया, युवा, जवान, यति, जति, यजमान, जजमान, बिष्टा, बीट, रज, रस्सी, रज्जू, रस्सी, यूथ, यूथ माने जत्था, ये आपको शायद पता नहीं होगा। सुख, सुआ, शाप, श्राप, कुछ इसको ऐसे भी लिख देते हैं श्राप, जो तद्भव है, जबकि हम इसे तत्सम समझेंगे अधिकांशतः। लोहकार, लोहार, श्रेष्ठी, सेठ, श्रृंगाल, सियार, है ना। काफ़ी हैं, इनसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरा। आपने 2 पढ़ लिए, तत्सम, तद्भव। अब तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द क्या है? जो हमने समय, परिस्थिति, आवश्यकता और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा अपने आप बना लिए, अपने आप गढ़ लिए। आवश्यकता पड़ने पर हमने अपने आप निर्माण कर लिया। किसी चीज़ का नाम हमने अपने आप रख दिया, कोई उनकी उत्पत्ति का हमें ज़्यादा अधिक पता नहीं है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत या आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, वे देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जो क्षेत्रीय लोगों द्वारा अपने आप गढ़ लिए गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, गुम्मा, खिटपिट, इस तरह के शब्द। इसके भी भेद किए हैं। अपनी गढ़त से बने शब्द, जो अपने अंतर मन की उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में होने लगता है, जैसे ऊधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी। कोई पता नहीं ये किसने उत्पन्न किए, बस चल पड़े, ऐसे ही समाज में चल पड़े। चाट, ठटेरा, खटपट। दूसरा है द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। द्रविड़
यानी कि दक्षिण से आए। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा सब दक्षिण के ही हैं। कोल और संथाल आदि से आए शब्द कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। अब चौथा रूप क्या है? उत्पत्ति के आधार पर हमने अभी शब्द पढ़े हैं तत्सम, तद्भव, देशज, और चौथा रूप है विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कई कारण ऐसे हुए जो भारत में अनेक विदेशी आक्रांताओं का आगमन हुआ। इन्हीं कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं। भारत में भी ऐसा हुआ कि हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी जितने भी लोग यहाँ आए उन सब के भाषा के शब्द हमारी हिंदी ने ग्रहित कर लिए। हमारी हिंदी सर्वग्राही है। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द प्राय हम यूज करते हैं, यूज ही अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यूज हिंदी का थोड़ी है। इसी प्रकार जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट, स्टेशन आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उनका हमें हिंदी मीन्स मालूम ही नहीं है, हिंदी मीन्स है भी या नहीं हमें ये। इसी प्रकार अरबी भाषा के शब्द हैं अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत ऐसे समाहित हो गए हैं ये हिंदी में जैसे हिंदी के ही हों। आप हिंदी के शब्द और ये विदेशी भाषाओं के शब्दों को अलग करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये हिंदी का है या अरबी का है या फ़ारसी का है या पुर्तगाली का है। और ये पुर्तगाली, अरबी, फ़ारसी ये तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे हिंदी के ही हों। फ़ारसी के शब्द हैं कुछ जैसे अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी। आप स्क्रीनशॉट ले लें इनके और आराम से पढ़ें, पता चलेगा कि कौन से शब्द किस भाषा के हैं। जैसे चीनी, चीनी से आए हैं चाय, लीची, लोकाट, तूफान। डच से आए हैं तुरफ, चिड़िया, ट्रिल। जर्मनी से, तिब्बती से आए हैं, रूसी से भी आए हैं कुछ। बुजुर्ग, बुजुर्ग शब्द रूसी का है। रूबल, जार, सोवियत, लूना ये रूसी के हैं। यूनानी से आए हैं एकेडमी, आप काफ़ी बोलते होंगे एकेडमी, एटलस, टेलीफोन, बाइबल, तो ये शब्द यूनानी है। अब पांचवा प्रकार है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से, संकर का मतलब क्या है? मिश्रण। संकर का मतलब है मिश्रण, जो दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बने हैं वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्ष, वर्ष तो है संस्कृत का और गांठ शब्द है हिंदी का, वर्षगांठ। उद्योगपति में उद्योग संस्कृत का है और पति हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और यात्री संस्कृत। और रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी और घर हिंदी। नेक अंग्रेजी, नेक फारसी और नियत अरबी। नेक नियत। जांच करता, जांच फारसी का और करता हिंदी का। बेढंगा, बे उपसर्ग फारसी का और ढंगा हिंदी।
वे फारसी का उपसर्ग है और वे आब अरबी का शब्द है। इसी प्रकार सजा प्राप्त, सजा फारसी का और प्राप्त हिंदी का, उड़न हिंदी का और तस्त्री फारसी का, वे फारसी का और कायदा अरबी का, बम अंग्रेजी का और वर्षा हिंदी। दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं जो शब्द वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे जो आपके शब्दों के प्रकार रह गए हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर या व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, उन्हें हम कल पूरा करेंगे और कल ही हम इस चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आप क्वेश्चन देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, यदि आप पे आए तो करें, नहीं तो मैं कल इनको करा दूंगी। आप इनके क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बस मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। चलते हैं, कल मिलेंगे। कीप इट अप।